सभी को नमस्कार। हिंदी के इस एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक संस्मरण की, और वह संस्मरण कौन सा होगा? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लें? तो चलिए देर किस बात की, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके लेखक कौन है। मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी कि क्या आप मुझे कुछ ऐसी हस्तियों के नाम बता सकते हैं जिन्होंने समाज को कुछ नई दिशा दिखाई हो? अवश्य ही आपके दिमाग में आएंगे वे नाम जो हम अक्सर सुनते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अब्दुल कलाम, ये वो, इस तरह के इतने सारे नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं। लेकिन मैं बात करूंगी एक ऐसे नाम की जिसे आपने सुना तो बहुत कम है, मगर जिन्होंने समाज में एक बहुत ही विशेष कार्य किया और समाज के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। और वे हस्ती कौन सी हैं, उनका क्या नाम है और उन्होंने हमें क्या बताया, ये सब हम इस पाठ में जानने वाले हैं। मगर उससे पहले हम जानते हैं उस लेखक के बारे में जिन्होंने इतना शानदार ये पाठ रचा, और उस लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो चलिए हम पहले लेखक का ही परिचय प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं, इनका मूल नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ही है, लेकिन इनका जन्म हुआ था बस्ती उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर 1927 को। इनका निधन हुआ 24 सितंबर 1983 को दिल्ली में। अब हम इनकी शिक्षा व कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इनकी उच्च शिक्षा काशी और इलाहाबाद में पूरी हुई, और ये मुख्य रूप से अध्यापन कार्य से जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने विभिन्न स्थानों पर नौकरी भी की और पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे, संपादन के काम भी किए। तो अध्यापन और सरकारी कार्यालयों में नौकरी के बाद जब ये आकाशवाणी से जाकर के जुड़े तो वहां पर इन्होंने कुछ समय तक कार्य किया, परंतु उसके बाद अज्ञे जी का आमंत्रण मिलने पर ये दिनमान अखबार से जुड़ गए और कुछ समय तक इन्होंने बाल पत्रिका पराग के संपादक के रूप में भी कार्य किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इनका पेशा केवल अध्यापन नहीं रहा, केवल कार्यालय में नौकरी नहीं रहा, अपितु ये धीरे धीरे साहित्य की दिशा में मुड़ गए और साहित्य से जुड़ गए। तो इन्होंने अनेक रचनाएं रची, जिनमें कविता संग्रह है, संपादन कार्य है, बाल साहित्य है, उपन्यास और यात्रा संस्मरण भी हैं। तो बात करते हैं हम इनके कविता संग्रह की, जिसमें अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आप देखिए, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले, आदि अनेक कविताएं रची गई हैं। और संपादन कार्य की जहां तक बात है, उसमें मुख्य रूप से जो नाम आता है वह है शमशेर, रूपाम्बरा, अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएं, रक्त बीज आदि। और बाल साहित्य में जो मुख्यतः नाम लिया जाता है वे हैं इब्न बतूता का जूता, महंगू की टाई, भों भों खो खो। बड़ा अजीब सा नाम लगता है, लेकिन बहुत ही रोचक रचना है ये इनकी, लाख की नाक। और उपन्यासों में हम देखें सूने चौखटे, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, और साथ ही साथ जो यात्रा संस्मरण रचे उनमें है कुछ रंग कुछ गंध। और अब हम बात करेंगे इनके साहित्य में विशेषताएं कौन सी पाई जाती हैं। तो साहित्यिक विशेषताओं पर अगर हम नजर डालें, सबसे प्रमुख विशेषता है कि भारतीय ग्राम्य जीवन की संवेदना और साथ ही समाजवादी विचारधारा, ये दो प्रमुख तत्व इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलते हैं। और इनका संपूर्ण साहित्य आम आदमी पर केंद्रित है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं रची उन सब में आम आदमी की समस्याओं को उभारा, आम आदमी से जुड़ी हुई बातों पर इन्होंने चर्चा की। और सर्वहारा एवं मध्य वर्ग का प्रतिनिधि रचनाकार इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने केवल उच्च वर्ग की समस्याओं को नहीं उठाया, निम्न वर्ग की समस्याओं को ही नहीं उठाया, बल्कि एक आम आदमी, एक मध्यम वर्गीय
जो व्यक्ति है उसकी समस्याओं को अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया है और समसामयिक मुद्दों पर संवेदनशील टिप्पणियां भी की हैं। यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अक्सर लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते हैं। अक्सर लोग ऐसी बातें कहने से बचते हैं जिससे कि दूसरे आहत हो जाएं। मगर इन्होंने क्या किया, आहत करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि गलत बात को तुरंत कह देने का इनका एक मुख्य गुण था, जिससे कि ये संवेदनशील टिप्पणियां करने से भी डरते नहीं थे। आगे देखते हैं, इनकी अन्य विशेषता है समग्र साहित्य में गरीबों के पक्षधर होने की ध्वनि साफ सुनाई देती है। हमने पहले ही बात की कि आम आदमी की आवाज को उठाते हैं, उसमें भी निर्धन वर्ग पर इनका ध्यान विशेष रूप से जाता है और उनकी बातों को ये अपने काव्य में स्थान देते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इन्होंने किस तरह का साहित्य रचा, उसमें कैसी विशेषताएं हैं और इनकी रचनाओं को भी आप जान गए। तो क्यों ना अब थोड़ा सा अभ्यास कार्य हो जाए। तो चलिए, आपके लिए छोटा सा अभ्यास कार्य है कि जितना हमने आपको बताया वो तो आपने जाना, इसके अलावा आप स्वयं से भी खोजेंगे और इनके साहित्यिक जीवन के विषय में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप जब इनकी रचना पढ़ें तो तुरंत समझ जाएं, अच्छा ये सर्वेश्वर जी की रचना है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।